اس نے वार्डरोब खोल कर अपने तमाम फैंसी रंग बिरंगे मलबूसात का जायजा लिया। फिर निचला खाना खोलकर ज्वेलरी बॉक्स निकाले। निकाहनामा और हक महर का चेक भी नीचे ही मौजूद था। फर्श पर दो जानों होकर बैठी वो निकाहनामे को काफी देर तक देखती रही। फिर उसने एक एक करके वो ज्वेलरी बॉक्स निकाले जो मिसेस शेराजी ने उसे दिए थे, वो जेवरात जो शेराजी खानदान की बहुओं का मुकद्दर ठहरते थे। कुछ देर वो ख्यालात में गर्क अपनी तमाम चीजों को देखती रही। फिर उसने एक फैसला कर लिया। फारिस वजदान के सामने अपनी हालिया पोजीशन, अपने हालिया मकासद वाजिया कर लेने का फैसला। एक बात तो तय थी, अब उनके माबैन कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। ना वो उसे अपनाने को तैयार था और ना ही जन्नत कमाल अब ऐसा कुछ चाहती थी। वो जान गई थी उसका घर कभी नहीं बसेगा। तलाक हर बार मुकद्दर ठहरेगी। बददुआएं तीर की तरह थी, ठीक निशाने पर ही आकर लगती थी और उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था कि उस जैसी लड़की किसी घर की जीनत, किसी मर्द की इज्जत नहीं बन सकती। वो एक मजबूरी थी। बुरहान ने भी उसके साथ इसी तरह का रवैया रखा था। फारस भी अब यही कर रहा था। सो ऐसे में मौजूदा सूरत हाल से समझौता जरूर किया जा सकता था, मगर वो खुद को एक बार फिर हालात के धारे पर नहीं छोड़ना चाहती थी। एक फैसला वो खुद भी करना चाहती थी, एक रास्ता वो अपने लिए भी रखना चाहती थी। स्टडी रूम के दरवाजे पर मध्यम सी दस्तक देकर उसने दरवाजा खोल दिया था। लैपटॉप की बोर्ड पर मुतहरक फारस की उंगलियां यकदम साकत हुई थी। बेसाख्ता सर उठाकर उसने दरवाजे की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि इस वक्त कौन मुखल हुआ है। लेकिन अगले ही लम्हे जन्नत कमाल पर नजर पड़ते ही वो रुक सा गया। वो किसी मुलाजम की आमद की तवक्का जरूर कर रहा था, मगर जन्नत की नहीं। आंखों में खुफगी रगें तनी हुई, लब भींचे हुए, सर उठा हुआ। लैपटॉप बंद करते हुए फारस ने बड़ी फुर्सत से उसका अंदाज मुलाहिजा फरमाया था। उसके हाथों में कुछ ज्वेलरी बॉक्स थे जो उसके ऑफिस टेबल पर रख दिए। फारिस ने एक नजर उन बॉक्सेस को देखा, फिर उसे लब बाहम पेवस्त थे, मगर आंखों में सवाल था कि ये क्या है, ये किस लिए है। आंटी ने मुझे निकाह पर ज्वेलरी दी थी। उसने सारी ज्वेलरी बॉक्स खोलकर सोने के जेवरात उसे दिखाए और ये हक महर। उसने 10 लाख का चेक उसके सामने रख दिया। बंद मुट्ठी पर थोड़ी जमाए वो अब भी बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे क्यों दे रही हो? रखूं भी तो किसके लिए? उसने उल्टा सवाल किया। ये ना हो बाद में तुम हिसाब किताब के लिए सायरा खाला के पास पहुंच जाओ, इसलिए सारे मामलात अभी से क्लियर कर रही हूँ। गोया उसे अपने कागजी शोहर से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं थी। हक महर के 5 लाख मेरे बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 10 वापस कर रही हूँ। अभी ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि तुम्हारी नजर में कोई देवी शेवी बन सकूं। भाई जब शादी हुई ही नहीं है तो वो वजाहत देना चाह रही थी और ये वजाहत उल्टा उसके गले पड़ रही थी। फारिस ने बंद मुट्ठी होंठों पर ठहरा ली थी। जन्नत को जाने क्यों लगा उसने मुस्कुराहट जब्त की हो, लेकिन वो मुस्कुराएगा क्यों? एक लम्हे के लिए वो उलझी थी। अब इंसान अपनी फतह पर नहीं मुस्कुराएगा तो क्या रोएगा? दिमाग ने टोका। वो मुस्कुराए, रोए, हंसे, भाड़ में जाए। उसने ख्यालात को झटक कर अपनी बात मुकम्मल की। अगर हमारी वाकई में शादी हुई होती और हमने इस रिश्ते को निभाया भी होता तो मैं हरगिज माफ ना करती, लेकिन अब सिचुएशन कुछ और है, इसलिए मुझे यही मुनासिब लग रहा है। इसके अलावा जो तुम हर माह मेरे बैंक अकाउंट में नान नुक्के के तौर पर रकम ट्रांसफर कर देते हो, वो मैंने इन 3 माह में एक बार भी इस्तेमाल नहीं की है। ये ना हो कि बाद में तुम कहते फिरो कि मैं तुम्हारे लाखों रुपए उड़ाती रही। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने फारिस को देखा। उसकी ज़हीन आंखों के तासुर से वो कुछ नर्वस सी हुई। वो उस पर निगाहें जमाए बैठा था, खामोशी और यकसुई से सुन भी रहा था। ऐसा भी होना था। खैर, उसने उस लिट को कान के पीछे अड़सा जो उसके गाल पर फिसल रही थी। मुझे तलाक फौरी चाहिए होगी। तुम्हें अभी से डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर लेना चाहिए ताकि मुनासिब वक्त पर बिना किसी ताखीर के साइन करके एक दूसरे से जान खलासी की जा सके। लेकिन अगर कुछ वजूहात की बिना पर मुझे कबल अज वक्त ये घर छोड़ना पड़ जाता है और इस दौरान मेरा तुमसे फिलफौर राब्ता भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो मैं 1 माह तक की मुद्दत को जहन में रखूंगी और उसके बाद समझ जाऊंगी
थी कि मुझे तलाक हो चुकी है। सो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि मुझे इस 1 माह के अंदर अंदर तलाक हो जानी चाहिए। एक लम्हे को रुक कर उसने यहाँ वहाँ निगाह दोहराते कुछ सोचा कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। लंबी चौड़ी तमहीद बांधकर और इस तरह ज्वेलरी और हक महर की रकम वापस करके तुम क्या ये साबित करना चाह रही हो कि तुम्हारे लिए पैसे अहम नहीं हैं? Really? You want me to believe in this rubbish? जन्नत हक्का बक्का उसे देख कर रह गई। खुद को बहुत अच्छा साबित करने के लिए एक और ड्रामा कि देखो मुझे तुम्हारी दौलत की कोई चाहत नहीं है, ना नाम और ना स्टेटस की। मेरे लिए बस तुम ही काफी हो और देखो मैं कितनी अच्छी हूँ कि सब कुछ वापस कर रही हूँ। भला मुझे जैसी फरिश्ता सिफ्त लड़की तुम्हें और कहाँ मिलेगी? ठीक ठाक बेइज्जती थी। जन्नत का चेहरा मारे खुफत के सुर्ख पड़ गया। तुम्हें क्या लग रहा था कि इस तरह मैं बहुत इम्प्रेस हो जाऊंगा और मुझे लगेगा कि यही है वो मोहब्बत करने वाली वफादार लड़की जिसे मेरी दौलत वजाहत स्टेटस से कोई गर्ज नहीं है? और जन्नत के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। सारी बर्दाश्त खत्म हो गई। ज्वेलरी बॉक्स उठाकर उसके सर पर मारते मारते वो यकदम रुक गई। वो दिलचस्प नजरों से देखता अपनी जगह बैठा रहा। यू नो व्हाट? मुझे अपना हक महर चाहिए, पूरे 5 लाख। जहर खुंद लहजे में कहते उसने चेक झपट कर उठा लिया। फारिस के लबों पर मुबहम सा तबस्सुम उभरा। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है, चाहो तो पूरे 10 लाख रख लो। आई रियली डोंट केयर। क्यों रख लूं? बकारी समझ रखा है? 5 लाख से 1 रुपया कम या ज्यादा नहीं लूंगी। सारे पैसे निकलवा कर इन्हें आग लगा दूंगी, मगर तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और ये ज्वेलरी? शदीद गुस्से के आलम में बॉक्स उठाकर फारिस की पहुंच से दूर किए गए। आंटी ने दिए थे, आंटी को ही वापस कर दूंगी। तुम इस काबिल ही नहीं कि फारिस की हंसी छूट गई। जन्नत फक चेहरे के साथ अपनी जगह पत्थर हुई खड़ी रह गई। वो हंस रहा था, वो उस पर हंस रहा था, उसकी बेबसी पर उसका मजाक उड़ा रहा था। तमाशा बनाकर अब वो हंस रहा था। अगले ही लम्हे आगाही का वो लम्हा उस पर पहाड़ बनकर टूटा और उसे एहसास है फारिस की हंसी छूट गई। जन्नत फक चेहरे के साथ अपनी जगह पत्थर हुई खड़ी रह गई। वो हंस रहा था, वो उस पर हंस रहा था, उसकी बेबसी पर उसका मजाक उड़ाकर तमाशा बनाकर अब वो हंस रहा था। अगले ही लम्हे आगाही का वो लम्हा उस पर पहाड़ बनकर टूटा और उसे एहसास हुआ फारिस वो हकायत ही तो उसे पढ़कर सुना रहा था जिसे वो पिछले 3 माह से लिखती रही है। वो भी तो वही कर रहा था जो वो खुद करती रही है। उसने भी तो जिद किया था उसे, जबरदस्ती किसी मुसीबत की तरह मुसल्लत रही थी। और फिर वो कैसे भूल सकती है कि वो मिसेस शेराजी के तवस्सुत से ही अपनी मर्जी और मंशा से उस घर में रहती रही है। उसे यकायक ही अदराक हुआ और अपना बोया काट रही थी। उसे सजा मिलने ही थी। फारिस की खामोशी ने कभी तो आवाज में ढलना ही था। वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाती रही है तो वो उसकी कमजोरी का हिज क्यों नहीं उठाएगा? वो उस पर निगाह जमाए कई लम्हों तक साकत खड़ी रही। उसने पहले क्यों नहीं समझा, पहले क्यों नहीं जाना? तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। काफी देर बाद वो कुछ कहने के काबिल हुई तो उसका लहजा काफी से ज्यादा सख्ती लिए हुए था। हमारा निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। मैं इस हकीकत को बदलने की कोशिश अब कभी नहीं करूंगी। पूरे एतमाद और यकीन के साथ उसने अपने इरादे फारिस वजदान पर वाज़ेह कर दिए थे। जिस तरह तुम आंटी के लिए खुशगवार शादी होने का नाटक कर रहे हो ना, इसी तरह मैं भी सिर्फ उनकी वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ। और ये मेरा तुमसे वादा है, जब जाने का वक्त आएगा मैं खामोशी से चली जाऊंगी। इसलिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2 टोक अंदाज में तनफ्फर से कहकर वो उसी वक्त ऑफिस से निकल गई थी। तेजी से कुर्सी छोड़कर फारिस अजलत में कदम उठाता उसके पीछे आया था। बीच राहदारी में ही उसने कंधों से पकड़कर जन्नत का रुख मोड़ा। वो उसकी इस हरकत पर हैरान हुए बिना ना रह सकी। फिर याद आया यहाँ गुस्सा करना बनता है। अब क्या मसला है? कंधे झटक कर फनकारी। मसले का हल है। अब तुम हक महर की पूरी रकम अपने पास रख सकोगी। छनाके से जन्नत के अंदर कुछ टूटा, कुर्चियां आंखों में समा गई। मगर कॉन्ट्रैक्ट की हकीकत कभी नहीं बदलेगी, वो कहकर जा चुका था। और जन्नत कमाल ज्वेलरी बॉक्स और हक महर की रकम लिए अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अवाइल जनवरी की धुंध
आलूद शब थी। हर तरफ सन्नाटों का राज था। वो सिटिंग रूम में फ्लोर कुशन पर टांगे समेटे खामोश बैठी थी। इतराफ में जरका रोशनी का हल्का सा तासुर फैला था। सामने ग्लास वाल पर उभरती उसकी छवि अधूरी थी। आधा चेहरा आया था तो आधा तारीकी से उलझता हुआ। उसने जलालत के कई रूप देखे थे, मगर ये नहीं देखा था कि लहजों के कई नश्तर सहे थे, मगर ये नहीं सहा था। उसने जलालत के कई रूप देखे थे, मगर ये नहीं देखा था। लहजों के कई नश्तर सहे थे, मगर ये नहीं सहा था। धुतकार तो वैसे भी उसका मुकद्दर थी, मगर इज्जत नफ्स पर चोट सब पर भारी थी। माँ की बददुआओं में एक बददुआ मौत की भी तो थी। ये वह दुआ थी उनकी जो पूरी ना हुई थी। बाकी बर्बादी का हर चेहरा उसने देख लिया था, हर अजियत चख ली थी, हर धुतकार सह ली थी। बस ये मौत ही रह गई थी, बस यही। सर झुकाए वो नम आंखों से अपनी खाली हथेलियों को देखने लगी थी। निगाहें लकीरों से उलझी थी। नसीब तलखी से मुस्कुराया था। जिंदगी कितने ही मुश्किल अदवार से क्यों ना गुजर रही हो, दुआ किसी भी सूरत किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए। मिसेस शेराजी ने आज सुबह उसे नसीहत की थी। मेरी दुआएं कबूलियत में बहुत वक्त लेती हैं, वो कहे बिना ना रह सकी। जो ताखीर रब की तरफ से हो वो हमेशा खैर लाती है। मिसेस शेराजी कहकर मसरूफ हो गई थी, मगर वो कितनी ही देर तक अपनी जगह बैठी रही थी। हर ताखीर में एक खैर। उसने खुद को कुछ समझाना चाहा। कुछ महरूमियां अता का एक रूप होती हैं। जन्नत अल्लाह की कुन की मुंतजिर, अपना रूप बदलने को हर लम्हा मुस्तईद। असल इम्तिहान तो उस मुद्दत का है जो इस महरूमी में गुजारी जाती है। ग्लास वॉल पर उसकी धुंधली अधूरी छवि अब कुछ वाजिया हुई थी। इस दौरान हमारे सब्र को जांचा जाता है, हमारे शुक्र को परखा जाता है, फिर ईमान का दर्जा मुतय्यन होता है। उसने आंखें रगड़ कर साफ की। मांगती रहो और देखती जाओ, अल्लाह की मर्जी से तुम्हारी झोली में क्या गिरता है। जो गिरे उसे बखुशी अपना लो, ख्वाह वो नुक्ते जितनी खुशी या जर्रे जितनी बरकत ही क्यों ना हो। मुस्बत सोच ने जड़ पकड़ी। आंसू पलकों पर ठहर गए। अंदर का शोर थम सा गया। अपने बालों को समेट कर जूरा बनाती वो उठकर कमरे में आ गई। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। फारिस अभी तक नहीं आया था। सोफे पर नीम दराज होकर फ्लोर लैंप की रोशनी में मैगजीन की वर्क गर्दानी करते उसकी आंख लग गई थी। नींद की गहरी वादियों में उतरते उसे किसी ख्वाब किसी ख्याल की तरह याद था तो बस यही कि मैगजीन हटाकर एक तरफ रखते हुए किसी ने उसे लिहाफ ओढ़ा दिया था। पार्क में अक्सा के हमरा टहलते हुए उसकी नजर स्या ट्रैक सूट में मलबूस शख्स पर पड़ी तो वो चौंक कर वही रुक गई। उसकी गर्दन के गिर्द मफलर अच्छी तरह से होंठों तक लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से आधा चेहरा मुकम्मल पोशीदा था। अक्सा का बाजू पकड़कर फौरन रुख बदलती वो अजलत में मुखालिफ सिमत कदम उठाने लगी। क्या हुआ? अक्सा अपनी मालकन के बदलते तासुरात से परेशान हो जाती थी। ये जो हमारे पीछे आ रहा है ये फारस ही है ना? उसने अक्सा से तस्दीक चाही। अक्सा ने पूरी गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर जोरों शोर से सर हिलाया। जी जी, ये अपने फारिस साहिब ही हैं। जन्नत के लब भींच गए। देखो अक्सा, पास पास रहना। अक्सा समझ ना सकी मालकन ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद जब पीछे बार बार मुड़कर देखने पर फारिस वजदान ने उसे इधर उधर हो जाने का इशारा दिया तो वो बेचारी कंफ्यूज हो गई। समझ में नहीं आया कि किसकी माने, फारिस की या फिर जन्नत की। मगर उसकी कॉलेज फीस तो साहिब ही देते थे। अपनी मसलहतों को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी रफ्तार मध्यम करती वाकई में इधर उधर हो गई। जन्नत को उसकी गैर मौजूदगी का एहसास उस वक्त हुआ जब फारिस तेज तेज कदम उठाता उसके बराबर में चलने लगा था। जेरे ला बुरबुराते हुए उसने अपनी रफ्तार बढ़ा ली, मगर वो उससे फिर भी आगे ना निकल सकी। दोनों बराबर थे। जन्नत के कदमों में अजलत नुमाया थी, जबकि फारिस का अंदाज सुकून लिए हुए था। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। वो तब भी एक लम्हे के लिए ना आगे निकला ना पीछे हुआ। जन्नत ने दूर जॉगिंग ट्रैक को देखा, फिर थक हार कर फूले तनफ्फस के साथ रुक गई। घुटनों पर हाथ रखे झुककर सांसें हमवार करने लगी। वो भी रुक गया। अगले चंद लम्हे खामोशी की नजर हुए। 15 जनवरी की टिकट कंफर्म हुई है। होंठों पर से मफलर हटाकर गर्दन पर ठहराते हुए उसने संजीदगी से कहा। जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा। ठीक है, भले से उसकी जन्नत की टिकट कंफर्म हो या जहन्नुम की, वो उसे क्यों बता रहा है? आंखों में नासमझी का तासुर लिए सवाल ठहर गया।
तुम मेरे साथ लंदन जा रही हो। जन्नत साकत हुई, आंखें हैरत और बेयकीनी से फैली। समात पर यकीन ना आया। अब वो क्या कर रहा है? अब वो क्या चाह रहा है? तुम्हें लगता है तुम मुझे अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हो? वो मुश्तअल हुई। लाहौर ले जा चुका हूँ, लंदन भी ले जा सकता हूँ। उसका लहजा नॉर्मल था, जैसे गैर जरूरी गुफ्तगू में वो यूं ही हिस्सा ले रहा हो। लाहौर मैं चली गई थी, लंदन मैं नहीं जाऊंगी। फारिस ने सवालिया आबरू उठाई। तुम्हारा क्या भरोसा? मुझे पार्किंग एरिया या रोड पर छोड़कर चले जाओ, फिर 10-15 दिन बाद आंटी के मजबूर करने पर लेने आ जाओ। सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। वो अब फारिस को नहीं देख रही थी, वो बस नफी में सर हिलाते हुए अपने तजजियों पर काना हो रही थी। लाहौर वो उसे बतौर सजा लेकर गया था, बतौर सजा छोड़ कर भी आया था। वो उसे अपनी बीवी, अपनी इज्जत नहीं समझता था। जिस शख्स की वो बीवी थी, ना इज्जत, उस शख्स पर अब वो कोई भरोसा नहीं कर सकती थी। ठीक है, चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद फारिस ने कहा। आवाज गंभीर थी, तासुरात संजीदा, मगर कहीं सख्ती नहीं थी, नरमी भी नहीं। यूं जैसे इनकार से उसे कोई खास फर्क ना पड़ा हो, यूं जैसे वो ऐसे ही किसी जवाब का मुतमनी रहा हो। पल पल उसके तासुरात, उसके इरादे और एहसासात बदलते थे। मम्मी के हुक्म पर टिकट बुक करवाई है, इनकार भी तुम उन्हें करो। उसके लबों पर उभरती फातिहाना मुस्कुराहट जन्नत को अंदर तक सुलगा गई। मिसेस शेराजी को फारिस वजदान इनकार नहीं कर सकता था। उसकी क्या मजाल थी? कराह कर तप कर उसने सर उठाकर फारिस को देखा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम मुझे लंदन क्यों लेकर जाना चाहते हो। क्यों ले जाना चाहता हूँ? तुम जो मर्जी मंसूबे बना लो मिस्टर शेराजी, खुदकुशी मैं नहीं करूंगी, ना लंदन ब्रिज से, ना किसी और जगह से। जॉगिंग ट्रैक पर पांव पटकती वो जाने के लिए मुड़ गई थी। जेबों में हाथ डाले फारिस वजदान मुतबस्सम चेहरे के साथ अपनी जगह खड़ा रह गया था। बेड पर तकियों के सहारे वो नीम दराज कोई किताब हाथ में लिए बैठा था। मोबाइल पास ही पड़ा था। हर थोड़ी देर बाद मौसूल होते मैसेज के नोटिफिकेशन को मुसलसल नजरअंदाज किए वो बज़ाहिर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी तमाम तर तवज्जो उटक पटक की तरफ थी, जो जन्नत कमाल की वजह से हो रही थी। दराजें खींची जा रही थी, चीजों को इधर उधर किया जा रहा था। जिस चीज की तलाश थी उसे पूरा कमरा उल्ट पुल्ट करने के बावजूद नहीं मिली थी। थक हार कर वो वार्डरोब की तरफ मुड़ी, जो तमाम की तमाम खुली हुई थी। सफरी बैग कालीन पर धरा था, हैंगर से कपड़े निकाल कर तय करती। अब वो शदीद गुस्से में लग रही थी। 4 दिन बाद उनकी लंदन की फ्लाइट थी। सामान अभी से पैक किया जा रहा था और कुछ गुस्से और जंजलाहट के आलम में किया जा रहा था। तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती लंदन ले जा रहा हूँ। बिला आखिर फारिस ने खामोशी का कुफल तोड़ा। हाँ तो क्या ऐसा नहीं है? वो पलट कर गराई। तुम्हारी हर चाल अब मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। कैसी चाल? लबों पर उभरती मुस्कुराहट दबाए वो सीधा हो बैठा। मेरे साथ लंदन जाने की ख्वाहिश तो हमेशा से तुम्हारी ही थी। हैंगर से गुलाबी स्वेटर निकालती जन्नत का माल मुश्तअल होकर उसकी तरफ मुड़ी। ये तुमने खुद कह दिया थी, यानी फेल माजी, पास्ट टेंस। अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही। अच्छा मजाक है, वो हंसा। मजाक नहीं, हकीकत है ये। जन्नत जल भुन गई। तुम्हारी हकीकतें भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब सी नहीं हैं। उसका लहजा मजाक उड़ाने वाला था। जन्नत ने पलटकर उसे सर्द नजरों से घूरा। कोई खुशफहमी है तो दूर कर लो। मैं सिर्फ मम्मी की वजह से तुम्हें मजबूरन साथ ले जा रहा हूँ। मैं भी सिर्फ उनकी वजह से जा रही हूँ, वरना तुम्हारे साथ तो मैं गली के नुक्कड़ तक भी ना जाऊँ। बहुत खूब, वो महफूज हुआ। जन्नत को तप चढ़ी। इससे कबल कि वो कोई जवाबी हमला करती, फारिस का मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर उभरते नाम पर नजर पड़ते ही वो कॉल रिसीव करता उसी वक्त उठकर कमरे से चला गया था। वो जो अपने कमरे में हाथ लिए खड़ी थी, उसकी उस हरकत पर ठिठक गई। वो जो अपने कपड़े हाथ में लिए खड़ी थी, उसकी उस हरकत पर ठिठक सी गई। फारिस की बेशतर कॉल्स कारोबारी नौयत की होती थी, जिन्हें वो हमेशा उसके सामने ही अटेंड करता था। दोस्त अहबाब से बातचीत भी उसके सामने हो जाया करती थी, मगर पिछले कई दिनों से एक मखसूस नंबर से आने वाली कॉल अटेंड करने के लिए वो उठकर बाहर चला जाता था। हर बार उसके तासुरात बदलते थे और आंखों की चमक कुछ भर सी जाती थी।
पहले तो उसने कोई खास नोटिस नहीं लिया था, मगर अब उसे शक होने लगा था। कुछ सोचकर वो बेआवाज कदमों के साथ बाहर आ गई थी। उसने फिर वहीं से सिटिंग एरिया की तरफ देखा। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? सामने विक्टोरियन तर्ज के आईने में फारिस का साइड पोस्ट वाजिया नजर आ रहा था। मम्मी से मैंने फिलहाल बात नहीं की है, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसने रुक कर कुछ सुना, फिर मुस्कुराया। तुम कह सकती हो। खामोशी एक बार फिर छाई थी। वो बहुत तवज्जो और यकसुई से मुखातब की बात सुन रहा था और उस दौरान कई बार उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। कौन? मेरी बीवी। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेगा वो? जन्नत का माथा ठनका। मुखातिब यकीनन एक लड़की थी। उसका शक यकीन में बदल चुका था। मगर ये लड़की थी कौन? ये सवाल अब वो डायरेक्ट फारिस वजदान से नहीं पूछ सकती थी। पूछने का कोई हक भी नहीं रखती थी। हक रखती भी होती तो पूछना नहीं चाहती थी। उसे यही जाहिर करना था कि ऐसी किसी बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर झटक कर वो कुछ ही देर में कमरे के अंदर थी। हाँ, उसे हरगिज फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसने अपने गाल थपथपाकर खुद को समझाया, फिर अपने काम में जुट गई। कौन हो सकती है? कुछ ही देर बाद अपना बखेरा समेटते हुए वो एक बार फिर सोचने बैठ गई थी। आप बहुत प्यारी हैं। किचन में दाखिल होते ही ये पहला जुमला था जो फारिस वजदान की समाज से टकराया था। स्टूल खींच कर बैठते हुए उसने गपलू से उस सेहतमंद बच्चे को देखा जो काउंटर टेबल के दूसरे कोने में अपने कपड़ों में बमुश्किल समाया हुआ बैठा था। खुली ढली शर्ट लार्ज साइज की थी और तब भी उसे तंग हो रही थी। फारिस को बहुत गौर करने और जहन पर जोर देने के बाद याद आया कि वो मिसेस यजदानी का नवासा था। मिसेस यजदानी, वही जो उनके पड़ोस में रहती थी, जो जानवरों से मोहब्बत के मामले में काफी मशहूर भी थी। ये इसलिए कि आप खुद बहुत प्यारे हो। फारिस की आमद से कतई बेखबर वो ट्रे में केक, पेस्ट्रीज और जाने क्या क्या सजाने में लगी हुई थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? अपनी नन्ही सी सुर्ख कार को टेबल पर यहाँ वहाँ दौड़ाते बच्चे ने जरा सा झिझकते हुए जन्नत से पूछा। शी इज मैरिड, जवाब फारिस ने दिया था। गिलास में स्ट्रॉबेरी जूस अंडेलते जन्नत के हाथों की हरकत लम्हे भर के लिए थमी। ये कब आया? बच्चे ने गर्दन मोड़कर एक नजर फारिस वजदान को ऐसे देखा जैसे उसकी ये मदाखलत उसे हरगिज पसंद ना आई हो। सो व्हाट? वो अपने हस्बैंड को छोड़ भी तो सकती है। उसे लाजवाब करके उसने अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को दोनों हाथों की मदद से पीछे हटाया। आर यू मैरिड जन्नत जानी? कुछ सोचकर उसने जन्नत से पूछा। जन्नत जानी? फारिस ने अचंभे से उसे दोबारा देखा। नो, आई एम सिंगल। लवाजमा से सजी ट्रे अपने नन्हे मेहमान के सामने रखते हुए जन्नत ने सुनाया किसी और को। बच्चे ने फारिस को यूं देखा जैसे कह रहा हो, देखा, शी इज माइन, शी विल बी माइन। फारिस ने रुख बदल कर ऑरेंज जूस का गिलास लबों से लगाया। ये जन्नत सिंगल कब से हुई? तो फिर मैं अपनी मम्मी को कब लाऊं? एक बार हमारी बात तय हो जाए तो। इज ही सीरियस? फारिस से रहा नहीं गया। मुश्किल से 7 साल का होगा। आगे के 2 दांत भी मौसूफ के गायब थे। तुम्हें क्या मसला है? मुझे 7 साल का बच्चा प्रपोज करे या 70 साल का बूढ़ा? जन्नत को पतंगे लग गए। आई एम नॉट अ बच्चा। बच्चे को पहली बार अपनी होने वाली मंगेतर से इख्तलाफ हुआ। देखा, वो खुद मान रहा है वो बच्चा नहीं है। तुम्हें क्या मसला? अब तो जन्नत को भी फारिस की मुदाखलत पसंद नहीं आ रही थी। फारिस महज कंधे उचका कर रह गया कि भला उसे क्या मसला हो सकता है। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। मैं आपको पूरी दुनिया की सैर भी कराऊंगा। हम दोनों इकट्ठे डिज्नीलैंड भी जाएंगे। वो जन्नत को अपने फ्यूचर प्लान से आगाह करने लगा। जब तक तुम जहाज उड़ाने के काबिल होगे तब तक तो ये 50 वर्ष की एक आंटी बदल चुकी होंगी। जन्नत ने जलकर फारिस को देखा। एज डजंट मैटर, लव मैटर्स। व्हाटएवर। उसने खाली गिलास काउंटर टेबल पर रखा। जैद हनी, आपका जब दिल चाहे आप अपनी मम्मी को ले आओ। बहुत मुस्कुराकर उसने बच्चे का गाल खींचा। सूजी को भी साथ ले आऊं? अब ये सूजी कौन है? फारिस ने एक बार फिर उनके दरमियान टांग उड़ाई थी। मेरी बिल्ली है, शाने बेनियाजी से बताया गया। फारिस के तासुरात बदले। नहीं, सूजी को लाने की जरूरत नहीं है। मैं उससे मिलने आपके घर आऊंगी। जन्नत ने टालना चाहा। सूजी बहुत स्ट्रोंग है, उसके अंदर सुपर पावर्स हैं। वो मेरे दुश्मनों को जब देखती है तो वो उसी वक्त गिर जाते हैं। वो दर पर्दा किस बात पर चोट कर रहा था? फारिस
पहलू बदल कर रह गया। आप गिरे थे ना उस दिन? फिर वो फारिस की तरफ मुड़ा। कमाल की याददाश्त थी उस बच्चे की। 1.5 साल होने को था, मगर अभी भी उसे वो वाकया जुजियात समेत याद था। आप गिरे थे ना सीढ़ियों से? सूजी बहुत पावरफुल है। जन्नत जानी, कल मैं सूजी को भी लाऊंगा। फारिस ने भूमि सकेर कर उसे देखा। मैं तुम्हारी इस सूजी की वजह से नहीं गिरा था, सब मालूम है मुझे। बच्चे ने गर्दन सीधी की। आपकी आईज रेड हो गई थी, आपको स्नीजिंग हो रही थी, आप बहुत डर गए थे मेरी बिल्ली से। मुझे सब याद है, मेरी बिल्ली बहुत पावरफुल है। खाली गिलास मेज पर रखते हुए फारस उसी वक्त उठकर चला गया। ये बहुत डरते हैं मेरी सूजी से। उसने फिर पुरइसरार अंदाज में जन्नत की मालूमात में इजाफा करना चाहा। लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बामुश्किल दबाते हुए जन्नत ने फारस की तरफ देखा। वो लाउंज के सोफे पर नीम दराज अब चैनल सर्फिंग कर रहा था। अच्छा, उसने भी आगे से शदीद हैरत का इजहार किया। आप मेरी सूजी को अपने पास रख लें, फॉर योर ओन सेफ्टी, बच्चे ने सरगोशी में कहा। जन्नत बेसाख्ता हंसती चली गई। झंझलाहा कर रिमोट पटकते हुए फारस उसी वक्त उठकर चला गया था। मिसिस शेराजी के बेडरूम में वो ग्लास वॉल के करीब फ्लोर कुशन पर आलती पालती मारे बैठी थी। लैपटॉप ग्लास टेबल पर धरा था, जिस पर वो उनका आर्टिकल टाइप कर रही थी। मिसिस शेराजी पास ही व्हील चेयर पर विराजमान थी। वो बाहर लॉन के सब्जे पर चमकती उस धूप का नजारा कर रही थी, जो बराह रास्त अब उन पर भी पड़ रही थी। दरवाजा हल्की सी दस्तक के साथ खुला तो जन्नत ने बेसाख्ता नजर उठाई। ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस कोट लापरवाही से बाजू पर डाले, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े फारिस वजदान अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी तैयारी मुकम्मल थी। वो दोपहर 3 बजे की फ्लाइट से जरूरी मीटिंग के लिए कराची जा रहा था। कल शाम तक उसकी वापसी मुतवक्का थी और फिर परसों उन्हें लंदन के लिए रवाना होना था। आंखों में खौफ की बजाय वो खुद को मसरूफ जाहिर करती तेजी से टाइपिंग करती रही। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालता वो सोफे पर जा बैठा था। मिसिस शेराजी की मौजूदगी में वो हमेशा अपनी शख्सियत का उल्ट नजर आता। नरमी सिर्फ उसकी बातों से ही नहीं, चेहरे और आंखों से भी झलकने लगती थी। आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ मम्मी, जाने से पहले उसने कुछ याद आ जाने पर मिसिस शेराजी से कहा। जन्नत के कान खड़े हो गए। उसने सर उठाकर फारिस वजदान को देखा। उसकी पुश्त जन्नत की तरफ थी। वो उसका चेहरा पढ़ने से मुकम्मल कासिर थी। अच्छा, वो किससे? मिसिस शेराजी ने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। किसी खासुल खास है, आपको उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। जन्नत के लब भींच गए। गुस्सा नए सिरे से ऊद कर आया। आज उसे आइमा जहीर की क्लास लेनी होगी। वही कहती थी उसके फारिस भाई लड़कियों से 10 फुट 20 फुट की दूरी पर रहते हैं। अब पता नहीं ये कौन थी जिसे वो आंटी से मिलवाना चाहता था। उसके चेहरे पर डूबती उबरती शक्की हकायतों को पढ़ते फारिस वजदान ने सामने हाथ लहराया। वो चौंकी, फिर गड़बड़ा कर उठ गई। अब अपने मजाजी खुदा को दरवाजे पर छोड़ने भी तो जाना था। मिसिस शेराजी के कमरे से निकलते ही उसने चेहरे का रुख मशरिक की सिमत किया और फर्श पर पांव पटक कर यूं चलने लगी जैसे सारा कसूर ही इन टाइल्स का था जो उसके पैरों तले बिछी हुई थी। अपनी पैकिंग तो बड़े जोशो खरोश से कर रही हो सके तो मेरा सामान भी पैक कर देना। कदरे फासले से ही रिमोट सी की गाड़ी का लॉक खोलते हुए वो बोला तो उसका लहजा मामूल के बरअक्स खुशगवार था। तुम्हें ना पैक कर दूं मैं? वो भुनाई। कर सकती हो तो कर दो। वो उसके सामने खड़ा हो गया। पहले गर्दन झुकाई, फिर उसका हाथ पकड़ा। तुम? उसने बुदक कर हाथ छुड़ाना चाहा। लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो जरा सा उसकी तरफ झुका। मम्मी हमें देख रही हैं। जन्नत की हाथ छुड़ाने की जुस्तजू दम तोड़ गई। जरा सा रुख बदलकर जबरदस्ती मुस्कुराई ताकि मिसेस शेराजी जान लें वो उनके बेटे को कितनी मोहब्बत से अलविदा कर रही है और ये भी कि वो कितनी खुशगवार जिंदगी बसर कर रही है। माशाल्लाह। हाँ, अब ठीक है। फारिस की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने हाथ छुड़ाकर गाड़ी का दरवाजा खोला। अब जाओ भी। साथ ही झिड़क कर आंखें दिखाई। तुम्हारे डर से नहीं जा रहा हूँ, वक्त बहुत कम रह गया है। रिस्ट वॉच पर टाइम देखता वो गाड़ी में बैठा तो जन्नत कमाल ने बेइख्तियार सुख भरा सांस लिया, मगर उसकी ये सुकून भरी कैफियत फारिस वजदान से क्यों कर बर्दाश्त हो सकती थी। शीशा नीचे करते हुए उसने जरा सा सर बाहर किया। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो पूछना चाहती थी, कैसा सरप्राइज? यहाँ सरप्राइज की आड़ में छुपी कैसी सजा, कैसा बदला,
कैसा इंतकाम, मगर लब भींचे सीने पर बाजू बांधे टिकटकी से उसे चुपचाप देखती रही। कराची से जब वापस आऊंगा तब ऑग्निशन में चाबी घुमाते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जन्नत 2 कदम पीछे हट गई। आंखों पर स्याह ग्लासेस लगाए वो गाड़ी रिवर्स करने लगा। चौकीदार ने गेट खोल दिए थे। अब वो स्याह गाड़ी को आहनी गेट से बाहर निकलता देख रही थी। सरप्राइज, जाने क्यों उसका दिल किसी नागहानी एहसास के तहत धड़क उठा था। मिसेस यजदानी ने अपने पोते की सालगिरह पर इनवाइट किया था। फारिस कराची गया हुआ था। आयमा मरी घूम रही थी और वो अकेले ना पहले कोई फंक्शन अटेंड कर सकी थी ना अब करना चाहती थी। दिल बोझल उदास सा था, लेकिन मिसेस शेराजी चाहती थी वो जरूर जाए। वो बहुत प्यार से बुला रही हैं जन्नत। वो आजकल उसकी जरूरत से ज्यादा खामोशी को हद से ज्यादा महसूस कर रही थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा। सर झुकाकर वो एक बार फिर टाइपिंग करने लगी थी। मिसेस शेराजी ने उसे बगौर देखा। गुज़श्ता कई दिनों से वो ऐसी ही थी, उदास, खामोश, परेशान। वो क्या सोचेंगी? मैं कह दूंगी फारिस कराची गया हुआ है इसलिए नहीं आ सकती। खट खट की बोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से मुतहरक थी। मिसेस यजदानी का ये इनविटेशन खास तुम्हारे लिए है जन्नत। फारिस तो ऐसे फंक्शंस और गैदरिंग्स बहुत ही कम अटेंड करता है। उसने सर उठाकर उन्हें देखा। आप हुक्म दे रही हैं? यही समझ लो। कितने दिन हो गए हैं मैंने तुम्हें तैयार होते नहीं देखा। मेकअप, ज्वेलरी कुछ भी नहीं। जरा याद करो, लाहौर जाने से पहले तुम कितना तैयार रहती थी, जैसे फूल खिला रहता है। बिल्कुल ऐसे ही लगती थी तुम मुझे। नम आंखों के साथ वो फीका सा मुस्कुरा दी। चलो उठो, शाबाश, जाकर तैयारी करो। मिसेस यजदानी तुम्हें अपने साथ ही अपने फार्म हाउस लेकर जाएंगी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। आंटी प्लीज। जन्नत, नो आर्गुमेंट। फ्रेश हो जाओगी बेटा। गहरा तनफ्फस लेकर वो उसी वक्त उठ गई थी। तैयारी करते हुए उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। अजीब बेसुकूनी थी जो वजूद में फैली हुई थी। तैयारी मुकम्मल करने के बाद उसने सर दर्द की गोलियों की तलाश में बेड साइड टेबल की दराज खींची। अंदर रखी अशिया को उल्ट पुल्ट करते उसके हाथों से स्याह मखमली डब्बी टकराई। वो कुछ देर तक किसी मुजस्मे की तरह साकत सी बैठी रह गई। फिर उसने मखमली डब्बी खोलकर देखी। नफीस सी एम्ब्रॉयडर्ड डायमंड रिंग चमक रही थी। कुछ देर तक वो सांस रोके उस बेशकीमत तोहफे को देखती रही। फिर भारी दिल के साथ उसे रख कर उठ गई। जाने क्यों उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ असर नो सर उठाने लगा था। हर तरह के ख्यालात को झटकती वो शाल अच्छी तरह से ओढ़कर क्लच संभालती कमरे से निकल गई थी। मगर जो बेसुकूनी इस डबिया को देखकर उसके वजूद में उतरी थी, उसके बावजूद कोशिश के वो पीछा ना छुड़ा सकी थी। रेस्ट रूम में दीवार साइज आईने के सामने रुककर उसने अपने सरापे का असर नो जायजा लिया। फिर खुले बालों को समेटकर उनका जूरा बनाने लगी। हील की टक टक के साथ ही दीवार गिर आईनों में किसी का अक्स उभरा। उसने चौंक कर बेसाख्ता निगाह उठाई। स्याह रंग की भारी साड़ी में मलबूस एक नजाकत और अदा से सज सज कदम उठाती वो उसके बराबर में आन खड़ी हुई थी। सुनहरे ब्राउन बाल जूड़े में मुकीद थे। कुछ घुंघरियाली लिटें दुधियाई चेहरे की इतराफ में थी। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी आंखों में जन्नत कमाल को देखते ही ताजुब उभरा था। सुर्ख लबों पर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट सज गई थी। व्हाट अ सरप्राइज! कुछ हैरान होकर उसने जन्नत का सरता पैर जायजा लिया। गालबन ये हमारी तीसरी मुलाकात है और अभी तक हमारा ठीक से इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़े वो एक अदा से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब तंजिया सी हुई थी। जन्नत ने सर झटक कर खामोशी से रुख बदला। क्लच में छोटे साइज की मेकअप किट रखी। आयमा की तंबीह अपनी जगह, मगर इस लड़की से उसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। आई एम अदीना जुबैर। अपना नाम बताते हुए उसने जन्नत के तासुरात जांचे। जन्नत किसी अदीना जुबैर को नहीं जानती थी। ये उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था। फारिस वजदान की पहली बीवी। जन्नत ने झटका खाकर उसे देखा। नुकरा क्लच हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। लाइनर, लिप ग्लोस और मस्कारा यहाँ वहाँ बिखर गए। यू आर सरप्राइज्ड। वो उसके तासुरात से कुछ हैरान होते हुए हंस पड़ी। गालिबन शेराजी खानदान के किसी फर्द ने तुम्हें अभी तक फारिस की पहली बीवी के बारे में नहीं बताया। फारिस की पहली शादी? आंखों में सदमा लिए जन्नत अपनी जगह साकत खड़ी थी। तो कैसी लाइफ गुजर रही है?
तुम्हारी मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। अदीना की तंजिया निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गई। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? अलैदगी के बाद भी वो मेरे लिए कितना दीवाना रहा है। मेरी ही वजह से उसने कितनी लड़कियां रिजेक्ट की हैं, कितने रिश्तों से इनकार किया है। जन्नत का दिमाग माफ हुआ था, हवास शल हो रहे थे। वो यकीन और बेयकीनी में पथराई हुई निगाहों से अदीना जुबैर को देखे जा रही थी। मिसेस लगारी की बेटी समरा के साथ तो उसकी बात तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन ऐन निकाह के वक्त उसने इनकार कर दिया। कैन यू इमेजिन? ऐन निकाह के वक्त ऐसी मोहब्बत है उसकी। भूला नहीं है वो मुझे, और ना ही भूल सकता है वो कभी। आज भी मैं उसके दिल में आबाद हूँ। मेरी जगह ना उसने कभी किसी को दी है, ना ही वो दे सकता है। जन्नत की आंखों में नमी फैल गई, मंजर धुंधला सा गया। तो ये वजह थी फारिस वजदान की नफरत, धुतकार और बेएतनाई की। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को एक मुअय्यन मुद्दत तक कायम रखने की। वो आज भी मुझे अपनाने का मुंतजिर है। इनकार तो मेरी तरफ से है, फैसला तो मैं नहीं बदल रही। लेकिन सोचो जन्नत, अगर मैं उसे हाँ कह दूं, जरा सोचो तुम्हारी क्या हैसियत रह जाएगी। वो सवाल नहीं, गोया पहाड़ था जो जन्नत के सर पर टूटा था। खुद से किया गया हर एक अहद एक लम्हे में फना हुआ था। वो जो अपना घर छोड़ने का फैसला बहुत पहले कर चुकी थी, अब घर उजड़ता देखकर सकते में आ गई थी। नाइस टू मीट यू जन्नत। अदीना जुबैर के लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट रक्सा थी। उम्मीद है हमारी अगली मुलाकात वजदान हाउस में बहुत जल्द होगी। वो जा चुकी थी और जन्नत कमाल वाश बेसन पर गिरफ्त जमाए माउफ होते जहन के साथ बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ मम्मी, बहुत खासुल खास है वो। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसने सांस लेने की कोशिश की मगर उसे सांस नहीं आ रहा था। सीने पर हाथ रखे वो नीचे बैठ गई थी। फोन कॉल, खुशगवार रवैया, साइड टेबल से बरामद होने वाली रिंग केस कर सकता हूँ। मैं तो अब मम्मी से ये भी कह सकता हूँ मेरी बीवी भांज है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। जन्नत कमाल ने अजियत से आंखें मीच ली थी। वो बेड साइड के साथ पुश्त टकाए फर्श पर दो जानों बैठी थी। कमरे में मौलगजी सी रोशनी का मध्यम सा तासुर था जो उसकी आंखों की वेरानी को अयां कर रहा था। रंगत जर्द, लब बाहों पे वस्त और एक ही नुक्ते पर जमे ब्राउन अध से एक आग थी जिसमें सब जल रहा था। ख्वाब भी, ख्वाहिशात भी, उम्मीद भी, यकीन भी। पास ही मोबाइल पड़ा था, स्क्रीन रोशन थी। अनजान नंबर से अरसाल की गई फारिस और अदीना जुबैर की शादी की तस्वीर खुली पड़ी थी। जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट, संजीदा मगर कुछ नरमी लिए तासुरात, हशाश बशाश चेहरा। मगर जन्नत कमाल की तमाम तर तवज्जो इन हेजल ग्रीन आंखों पर मरकूज रही थी जिनसे झलकते मोहब्बत के हसीन रंग उसे उन 5 माह में एक बार भी नजर नहीं आए थे। जन्नत की संगत में तो जैसे वो अधूरा था, मुकम्मल तो वो अदीना जुबैर के साथ लग रहा था। जोड़ी भी कमाल की थी। पहली नजर में ख्याल आए तो बस यही कि बने ही एक दूसरे के लिए हैं। अगर मैं उसे हाँ कह दूं, जरा सोचो तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी। दिल में एक होक सी उठी, आंखें मुकम्मल तौर पर नम हो गई। हैसियत? जहन के पर्दे पर लम्हे भर के लिए एक मंजर उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लड़क गए। माजी मुस्तकबिल में ढलने लगा, अजियत रूप बदलने लगी, चेहरे गडमड होने लगे। माहीन की जगह अदीना आ गई थी, बुरहान की जगह फारिस ले चुका था। वक्त एक बार फिर वही हकायत लिख रहा था जिसका आगाज बेशक मुख्तलिफ मगर अंजाम अब भी एक सा था। हैसियत जतलाकर, ऐब बतलाकर रास्ते जुदा कर देना। उसके साथ एक बार फिर वही हो रहा था। वो एक बार फिर उसी तकलीफ से गुजरने वाली थी, उसी पुरखार रास्ते पर चलने वाली थी। खेल अब भी नसीब का था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब की बार उसे कोई ख्वाब नहीं दिखाया गया था, उम्मीद नहीं दिलाई गई थी, ना एतबार जताया गया था, ना मोहब्बत दिखाई गई थी। अब की बार जज्बात में बनावट नहीं थी, ना अंदाज में हलावत थी। अब की बार वो सच्चा खड़ा इंसान अपनी नफरतों में बहुत खालिस था, अपने इरादों का पुख्ता, अपने फैसलों पर आज भी कायम था। भटक तो वो गई थी जो ये सोच बैठी थी सब ठीक हो जाएगा, ठीक ना भी हुआ तो वो संभल जाएगी।
किस्मत जिस रास्ते का इंतखाब करेगी वो चल पड़ेगी, जिस मंजिल का तयन करेगी वो उस तक पहुंच जाएगी। मगर वो सारी हिम्मत, वो पूरे का पूरा हौसला, वो उम्मीद से भरा यकीन, उसका अज़म, उसका फैसला सब लम्हे में फना हुआ था। वो बिखर कर सिमटने की बजाय मजीद रेजा रेजा होने लगी थी। आखिर वो क्यों हर बार खाली तही दामन रह जाती थी? क्यों अदम हो जाया करती थी? क्यों नफी कर दी जाती थी? मम्मी को बहू चाहिए थी। वो अपनी मर्जी और पसंद से तुम्हें ये यहाँ ले भी आई। मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो मैं कम अज कम तुम्हारा इंतखाब ना करता। अंदर कहीं आवाज गूंजी थी, सर्द खुश्क जलाकर बसम कर देने वाली आवाज। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चेहरा हाथों में छुपाए वो फूट फूट कर रोने लगी। घुटनों पर सर रखे रोते सिसकते उसने अपने गिर्द बाजू बांध लिए। वो अपने आप को अपनी गिरफ्त में लेकर जैसे संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर वो संभल नहीं रही थी। उसका दिल रो रहा था, उसकी रूह तड़प रही थी। पॉजिटिव सोचो बच्चे, नाना टहलते हुए अक्सर कहे जाते थे। आज भी उनकी आवाज बाज़गश्त बनकर उसके अंदर गूंजी थी। इस हालत में भी वो हिचकियों के बीच बामुश्किल बोल पाई। इस हालत में भी बाबा, इस हालत में भी, इस हाल में भी। दर्द और तकलीफ की इंतहा पर अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचोगी तो फिर कब सोचोगी? वो मुस्कुराए। उसने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाया। कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। रोशनी में ये गुमान रखना कि रास्ता मिल जाएगा कदरे आसान है। वो खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। असल कमाल तो उसका हुआ जो आजमाइश की तारीकी में उस सोच पर कायम रहा। उस वक्त जब कोई रास्ता था ना रोशनी बाकी रही थी। अब वो उसके सामने पंजों के बल बैठे थे। उसका हाथ थामे उसके आंसू पूंछ रहे थे और वो बेबसी से रोए जा रही थी। वो हिम्मत करके आज नाना से कह देना चाहती थी, जीने की हर ख्वाहिश खत्म, बस अब मौत मिल जाए। एक नए इम्तिहान में पढ़ने से पहले, एक नई आजमाइश को झीलने से पहले वो बस किसी तरह मिट जाए। अब की बार वो खाक हो और फिर खाक ही रहे। अब की बार जब उसकी मौत हो तो जगह कब्र ही बने, बस अब और नहीं, अब मजीद और नहीं। बाहर आसमान पर बादल फैल रहे थे, हवाएं तेज हो रही थी। अपने गिर्द बाजू बांधे वो कालीन पर सिमट कर लेट गई थी। वो सोना चाहती थी, अपने दर्द से लाताल्लुक होना चाहती थी, मगर अंदर का शोर हमेशा की तरह इस ख्वाहिश पर भर गया था। बादलों की घन गर्ज के साथ ही उनकी आंख खुल गई थी। गोलियों से छिलनी वजूद, खून से सुर्ख होती सफेद शर्ट, चाल में लड़खड़ाहट, व्हील चेयर पर विराजमान आधे जिंदा आधे बेजान वजूद के सामने पंजों के बल झुकता वो। उन्होंने पलकें झपकाई। सीढ़ियों की आहनी रेलिंग अब सहारा हो चुकी थी। वो बामुश्किल अपने कदमों पर खड़ी थी, बामुश्किल अपना फोकस उसके चेहरे पर जमाए हुए थी। जो खेल आपने अपनी ताकत से शुरू किया था, इसका अंजाम यही होना था। लड़खड़ाती रंधी हुई बैक वक्त मजबूती से कमजोरी की तरफ बढ़ती हुई आवाज, मेरा बेटा कहाँ है? अब के वो मतवहश होकर आगे बढ़ी थी। मंजर बदला, रोशनी अंधेरा हुई थी, मगर एहसासात वही रहे थे। दर्द भी वही, अजियत भी वही, माजी भी वही। वो तकिए के सहारे उठ बैठी, हाथ बढ़ाकर लैंप रोशन कर दिया। उनका चेहरा मुकम्मल तौर पर आंसुओं से तर हो रहा था। वजूद पर एक कपकपी तारी थी। दीवार गिर खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। लॉन की लाइट्स की जरकार रोशनियों में बारिश शिद्दत से बरसती नजर आ रही थी। अंदर और बाहर का मौसम एक ही हो रहा था। आपको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, आपको हमेशा वो नजर आया है, हमेशा उसकी फिक्र रही है। वो सिसक पड़ी। यतीम बच्चों को सब्र आ जाता है कि वो जानते हैं उनके माँ बाप कब्रों में हैं। अगर जो वो जिंदा होते तो उनकी हालत ऐसी ना होती, लेकिन जिन बच्चों को मालूम हो उनके माँ बाप जिंदा हैं और तब भी उनकी ये हालत है, जरा सोचो उन्हें सब्र कैसे आता होगा। मंजर बदल रहे थे, मगर पंडोलम की आवाज वही थी। वो हर मंजर में, हर हकीकत में, हर ख्याल में एक सी थी। इंसान इन सवालात का क्या करे जो नींद उड़ा दें, बेकर जिनका कोई जवाब ना हो, ना मंतक, ना दलील, बस एक सरा। जैसे जंग, बेचैनी, बेसुकूनी, बस दर्द, अजियत, कुर्ब। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी। सवाल जमीर उठाता है, जवाब ईमान दिलाता है। ईमान इब्तला रहा है, मैं भटक रही हूँ। ईमान बतला रहा है, तुम अब सही रास्ते पर हो।
انہوں نے اذیت سے لب بھینچ لیے۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں اگر اسے اڑان کے لیے پر دے رہا ہوں تو مناسب وقت پر لینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ میں جس وقت اسے حدود و قیود سے نکلتا دیکھوں گا اسے واپس اس کی اوقات میں لے آؤں گا، مگر جو تم کر رہی ہو اس پر تم بہت پچھتاؤ گی۔ انہوں نے گہرا تنفس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی، ذہن کو ماضی کی گرفت سے چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ میں کیا ہوں ممی؟ میں کہاں ہوں؟ انہیں لگا وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ بے آواز روتی رہی۔ دیوار گیر، کھڑکیوں کے پار بارش نم ہوتی، بوجھل فضا میں کہیں بجلی چمکی تھی۔ دوسری منزل کے بیڈ روم میں کارپیٹ پر لیٹی نیند کی گہری وادیوں میں اترتی جنت کمال نے ذرا دیر کے لیے آنکھیں کھول کر بند کر لی۔ موبائل سائلنٹ پر تھا، اندھیرے میں سکرین روشن ہو رہی تھی اور اسی روشنی میں سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان میں ٹھہرے پھولوں کی پتیاں ٹوٹ کر نیچے آ گری تھی۔ سارا دن آسمان بادلوں کی لپیٹ میں رہا، موسم طوفانی تھا، وقفے سے بارش بھی 2-3 بار برس چکی تھی۔ سیاہ رنگ کی اے لائن قمیص پر ہلکے رنگ کا لمبا اونی سویٹر زیب تن کیے وہ اس وقت کچن میں خان سامہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سرخ و متورم آنکھوں میں خاموشی ٹھہری تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا، طبیعت نڈھال لگ رہی تھی، اس کا ذہن الجھا ہوا سا تھا۔ وہ کیبنٹ کھولتی کچھ لمحوں تک سوچتی رہتی کہ کس لیے کھولا ہے۔ فریج کے اندر سے جو چیز نکال کر لاتی اس کی ضرورت ہرگز نہ ہوتی، اور جس کی ضرورت ہوتی وہ چیز باوجود تلاش کے اسے نہ ملتی۔ سارے کام اس سے غلط ہو رہے تھے۔ مسز شیرازی بالکل سامنے گلاس والز کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی، شیشے پر پھسلتے قطروں پر نگاہ جمائے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے، موبائل پر یقیناً وہ کچھ سن رہی تھی اور کافی دیر سے سن رہی تھی۔ ایک نظر ان پر ڈالتے ہوئے وہ آہستہ سے مڑی اور اگلے ہی لمحے اس کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے ساختہ کاؤنٹر ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ بازو چھڑاتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے میز کو سہارا لیے رکھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ تشویش سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملازمہ نے تیزی سے گلاس میں پانی ڈال کر دیا تھا۔ چند گھونٹ بھرنے کے بعد وہ پیشانی مسلنے لگی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی، اوپر سے پریشانی کے باعث بھوک بھی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ نہ وہ ٹھیک سے ناشتہ کر سکی تھی، نہ دوپہر کا کھانا کھا سکی تھی، اور جو کھایا تھا وہ زیادہ دیر پیٹ میں نہیں ٹھہر سکا تھا۔ شدید ڈپریشن اور انگزائٹی میں اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک وہ میز پر ڈالے بیٹھی رہی تھی، پھر کسی احساس کے تحت اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ صد شکر کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، ورنہ وہ اس کے لیے کتنا پریشان ہو جاتی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا اس کا حوالہ اس نے مسز شیرازی کو نہیں دیا تھا۔ وہ ادینہ زبیر سے متعلق پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، نہ اس بات کا شکوہ کرنے کی سکت رکھتی تھی کہ یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی۔ سائرہ خالہ بھی تو اس کی حقیقت چھپا گئی تھی، اس کا ماضی، اس کی پہلی طلاق کی وجہ، کچھ بھی تو نہیں بتایا تھا انہوں نے۔ پھر وہ شکوہ کرتی بھی تو کیسے؟ یکایک مسز شیرازی کا فون بج اٹھا۔ فارس کی کال تھی، وہ ایئرپورٹ سے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد مسز شیرازی ایک بار پھر سابقہ کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے جانے کیوں کچھ پریشان اور خاموش سی تھی۔ باہر گھنٹی بجی تھی۔ انٹر کام پر بات کرنے کے بعد اقصیٰ نے مسز شیرازی کے پاس جا کر انہیں کسی خاتون کی آمد کے بارے میں آگاہی دی۔ مسز شیرازی پہلے حیران ہوئی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خان سامہ کو ضروری ہدایات دیتی وہ اٹھ کر لاؤنج کی طرف آنے لگی۔ اسی اثنا میں صدر دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازم کے ہمراہ داخل ہوتی خاتون پر نظر پڑتے ہی جنت اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ فائزہ چچی، ماہین کی امی! وہ یہاں اس کا دل رک سا گیا، سانسیں تھم گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان کی پہلی نظر جنت پر ہی پڑی تھی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، بد دعائیں دہائیاں کوسنے دیتے اس پر چلانے لگی تھی۔ مسز شیرازی کے سامنے وہ اس کے ایک ایک گناہ، ایک ایک غلطی کی پٹاری کھولے اس کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ اس پر جھپٹنا چاہتی تھی، اسے جان سے مار ڈالنا چاہتی تھی،
ये तो अक्सा ही थी जो एकदम से उसके आगे आई थी। वही उन्हें पीछे हटाते हुए उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और जन्नत तो यूं थी जैसे उसमें जान ही ना रही हो। मेरी बच्ची की खुशियों की कातिल, उसने जादू करवाया। उसने जन्नत का जहन मौफ होने लगा। कान साए साए करने लगे थे। आसमान पर कहीं बिजली चमकी थी। बादल भी गरजे थे। बारिश शिद्दत से बरसने लगी और वो दहशतज़दा सी अपनी जगह खड़ी रह गई थी। उसकी हिम्मत ना हुई वो मिसेस शेराजी की तरफ देख लेती। सारी कुव्वत और सकत जैसे उसके एक लम्हे खत्म होकर रह गई थी। वो उनकी आंखों में अपने लिए हैरत, सदमा, बेयकीनी जैसे तासुरात नहीं देख सकती थी। वह हस्ती जिनकी वो नफरत नहीं सह सकती थी, उसने एक लम्हे के लिए भी रुक कर नहीं बदला। एक लम्हे के लिए भी उनका चेहरा नहीं देखा। आंसुओं से नम आंखों के साथ रोती सिसकती वो बेइख्तियारी की आलम में सदर दरवाजा धकेलती बाहर निकल गई। मौसम अब भी तूफानी था। बारिश अब भी बरस रही थी। दोपहर का वक्त था। कैसी रात की तारीखी जैसा हो रहा था। बैरूनी दरवाजा अबूर करके फुटपाथ पर अजलत में कदम रखते हुए वो आगे बढ़ती गई। यही एक रिश्ता था, यही एक एतबार जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। यही एक बेलौस मोहब्बत रह गई थी जिससे वो महरूम नहीं होना चाहती थी। वो इस घर में उनकी वजह से थी। वो इस घर में उनकी वजह से रहना चाहती थी। मगर ये क्या हो गया था? क्यों हो गया था? उसका दिल शिद्दत गम से फटने लगा। वो बेइख्तियार कर होकर रोने लगी। और कहाँ जा रही थी उसे मालूम नहीं था। वो कहाँ चले जाना चाहती थी उसे अंदाजा ना था। दिमाग मफलूज हो रहा था। सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफकूद होकर रह गई थी। सड़क क्रॉस करते वो किसी गाड़ी के तले आते आते बची थी। पार्क के उस गोशे में मस्जिद की अकबी साइड पर दीवार के पास रुकते हुए उसका जी चाहा अब तो वो चीख चीख कर रोए, मगर मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंटती वो नीचे बैठ गई थी। जहन की स्क्रीन पर माजी किसी फिल्म की तरह उभरने लगा था। मनाजिर वाजिया होने लगे थे। जख्म उधरने लगे थे। सांसें थम रही थी। आवाज डूबने को थी और दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। वो माजी, उसकी गलतियां, उसके गुनाह, उसका एहतसाब। अब के बिजली लम्हे भर के लिए चमकी तो धरती पर अंधेरे बढ़ा गई। दोपहर का सूरज मुकम्मल गुरूब हो चुका था। बारिश हनूज बरस रही थी।